अच्छा यार, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग सिंपल पे बैक पीरियड डिस्कस कर रहे थे, और मैंने पहला रूल अभी आपको बताया था कि हमने हमेशा जब भी अपॉर्चुनिटी को देखना है तो हमने हमेशा उसके कैश फ्लोज को देखना है। कभी भी प्रॉफिट्स की बेस पर आपने ये पंगा नहीं करना। क्या आप कौन सा पंगा नहीं करना कि प्रॉफिट की बेस पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो? मैं आपके सामने आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार शहजादे, एक ना अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करो इसमें। आप पूछते हो कितने पैसे, मैं कहूँगा 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो। अच्छा, क्या मिलेगा मुझे? मैं कहूँगा आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख रुपया पहले साल, 2 लाख रुपया दूसरे साल, 4 लाख रुपया तीसरे साल, उसके बाद 10 लाख रुपया चौथे साल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैंने बता दिए, तो इतना मिलेगा। आप अगर एसीसी होगे ना, मतलब आपके जहन में अगर मेरी ये बात होगी, आप कहोगे ना मेरा बेटा प्रॉफिट ने बता, ये बता असल पैसा कितना आएगा मेरे हाथ में, असल पैसा कितना मेरे हाथ में आएगा। मेरा असल पैसा तो यार 60,000 आएगा पहले साल, 80,000 आएगा दूसरे साल, 90,000 आएगा। इतना फर्क होता नहीं वैसे प्रॉफिट और कैश का, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। चल निकल यहाँ से, प्रॉफिट बता रहा है 1 लाख और उसके बदले कैश बता, उसी साल का कैश बता रहा है 60,000। फर्क आ जाता है। ये क्यों फर्क आता है बताता हूँ अभी। वैसे ये मैचिंग कंसेप्ट का कंसेप्ट है, इसको छोड़ो, बस ये याद रखोगे कैश फ्लो जो है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब सिंपल पे बैक पीरियड हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपल पे बैक पीरियड हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। पहली एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को दूसरा रूल, यहाँ पे दूसरा रूल, एक और चीज यहाँ पे देख लो कि अगर कभी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ईयर जीरो, इस तरह Y0, Y0 का मतलब है अभी। Y0 का क्या मतलब है? अभी। अभी का मतलब नाउ, करंट जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ईयर जीरो में मुझे कुछ मिला है, तो इसका मतलब है अभी जो मुझे मिला है उस लिहाज से, अभी के लिहाज से। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना ईयर वन, तो ईयर वन का मतलब है एंड ऑफ ईयर वन। Y1 लिखूंगा तो इसका मतलब है एंड ऑफ ईयर वन। अगर मैं लिखूंगा ना ईयर टू, अच्छा एंड ऑफ ईयर वन का एक और मतलब भी है, स्टार्ट ऑफ ईयर टू। ठीक है, अच्छा Y2 का मतलब क्या? एंड ऑफ ईयर टू, एंड ऑफ ईयर टू। ये बात देख लो एक मरतबा कि अगर Y0 लिखा हुआ है इसका मतलब है अभी, Y1 लिखा हुआ है तो एंड ऑफ ईयर वन, Y2 जो भी Y का नंबर है ना, इसका मतलब है उस साल का एंड है। जैसे Y26 एंड ऑफ ईयर 26, ठीक है ना। हर साल के एंड एंड को मैंने लिखा हुआ है आगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा Y0। Y0 में मैंने Y0 का मतलब ये अभी, अभी मैंने इन्वेस्ट किया कैश फ्लो में ना। मैं ना ये भी लिखूंगा कि मैंने शुरू में इन्वेस्ट कितना किया। अब अभी तो मैं इन्वेस्ट ही करूंगा ना। जब आपको देखना है कि आपका पैसा कब आएगा, तो आपने इन्वेस्ट कब किया, आप देखोगे मैंने अभी इतना इन्वेस्ट किया और आगे कितने सालों में मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 1 लाख इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब है कि कैश आउटफ्लो है, मैंने नेगेटिव लिख दिया, मतलब आपके हाथों से पैसा निकला है ना, आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा निकला है। ठीक है ना। आपने अब, और आपके आगे मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ईयर वन जीरो में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया। ईयर वन में पहले आपको कैश फ्लो मिला 30,000। ईयर टू में आपको जो कैश फ्लो मिला वो मिला 20,000। ईयर थ्री में आपको मिला, चलिए मैं पेन जो है ना थोड़ा वो ले लूँ। ईयर थ्री में आपको मिला तकरीबन 30 और 20 हो गया, मजीद आपको मिला 35,000। ठीक है। ईयर फोर में आपको मिला 15,000। ईयर फाइव में आपको मिला 20,000। और ईयर सिक्स में आपको मिला 30,000। अच्छा, इससे आगे भी पैसे आए होंगे, लेकिन मैंने यहीं यहीं तक लिखे हैं, मैंने यहीं तक लिखे हैं क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा और इतने ही आपको वो देगा। 5-6 साल दे देगा, 3 साल भी कभी कभार दे देता है। ये मैंने क्या लिखा है, पहले इसकी लॉजिक समझो। ये अभी तक क्वेश्चन है, अभी तक मैंने इसमें आंसर कुछ नहीं किया, मतलब मैंने अभी तक पे बैक पीरियड पर से रिलेटेड बात कोई नहीं की। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो। 1 लाख रुपया गया आपके पास से कैश फ्लो। ईयर वन में आपको 30,000 मिलेगा, ईयर टू में आपको 20,000, ईयर थ्री में 35,000, फिर अगले साल 15, फिर 20 और फिर 30,000। अच्छा, गुड है। लेकिन अब यहां से मुझे क्या, मैंने क्या देखना है, पीरियड इन विच माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेरी एग्जांपल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये 1 लाख। मैंने देखना है कि मेरा जो ये 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये कितने सालों में, कितने ईयर्स में मुझे रिकवर हो जाएगी। यही देखना ना, मतलब सिंपल पे बैक पीरियड यही बताता ना। इसके लिए हमेशा आपने क्या करना है, कैश फ्लो के आगे एक कॉलम बना लेना जिसका क्या नाम है, अमाउंट टू बी रिकवर्ड।
अच्छा, अमाउंट टू बी रिकवर्ड क्या चीज है? देखो मेरी बात सुनो, मुझे आप लोगों ने बताना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ईयर जीरो में, ईयर जीरो में अभी मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख, क्या मुझे ईयर जीरो में कोई प्रॉफिट आया है? अभी कोई प्रॉफिट एकदम से आया है? अभी कोई कैश आया, सॉरी कैश फ्लो आया है, प्रॉफिट तो इग्नोर करना है, अभी कोई मुझे कैश फ्लो आया है? सारे बताओ। सारे बताओ भाई, सारे बताओ। हाँ, अभी मुझे कोई कैश फ्लो नहीं आया, इसका मतलब ये है कि 1 लाख में से कितनी अमाउंट रह गई रिकवर होने वाली? सारी की सारी, मतलब 1 लाख का 1 लाख अभी रिकवर होना है, अमाउंट टू बी रिकवर्ड 1 लाख का 1 लाख पड़ा हुआ है। यानी पहले 1 लाख रुपया था, अभी अभी मुझे कुछ रिसीव हुआ है, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो मेरे पास अभी सारा का सारा 1 लाख रिकवर होने वाला रहता है। ये वो नहीं है कि कितना रिकवर हुआ, नहीं, मैंने ये नहीं लिखा अमाउंट रिकवर्ड ना, मैंने लिखा अमाउंट टू बी रिकवर्ड, कि अभी जितना रहता है। तो अभी तो यार सारा का सारा रहता है, तो मैंने 1 लाख लिख दिया। अच्छा, ईयर वन आया, 1 लाख में से 1 लाख जो था उसमें से कितना रिसीव हो गया, उसमें से तो नहीं हुआ, लेकिन कैश फ्लो कितना आया? 30,000। लेकिन हम यही बात करेंगे ना कि 1 लाख में, 1 लाख को देखना, तो 1 लाख में से 30,000 रिसीव हो गया। तो मुझे बताओ अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है? अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है? कितनी रिकवर होने वाली रह गई है? कितनी रिकवर होने वाली रह गई है? 70,000। कितनी रिकवर होने वाली रह गई है? 70,000। 70,000 में से मुझे 20,000 मजीद रिसीव हो गई, यानी कि अब कितनी रह गई है? 50,000। 50,000 में से मुझे 35,000 मजीद रिसीव हो गई, बाकी कितनी रह गई? 15,000। और 15,000 मुझे सारा का सारा ईयर फोर के अंदर रिसीव हो गया। अब मेरी कोई अमाउंट इन्वेस्ट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी रिकवर हो चुकी है, या मेरे पास जीरो आ गया। यानी कि कितने सालों में मेरे पास मेरी जो 1 लाख था वापस आ गया? 4 सालों में। मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा? 4 ईयर्स। मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा? 4 ईयर्स। किस तरह निकाला? 1 लाख में से 30,000 मिला तो 70,000 रह गया, 70 में से 20 मिला 50 रह गया, 50 में से 35 मिला 15 रह गया, और 15 में 15 का 15 सारा ईयर फोर में आ गया, और मुझे मेरा कुछ भी नहीं रह गया। अब आगे जितना भी पैसा मेरे पास इन फ्यूचर आएगा, 6 साल 10 साल 12 साल, या उल्टा है, या जितना पैसा आएगा वो ऊपर आएगा। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास रिकवर हो चुकी हुई है, तो मेरा पे बैक पीरियड क्या है? 4 ईयर्स। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया क्लियर हुआ है तो यस लिखो एक मरतबा, एक मरतबा यस लिखो। अच्छा, हुसनैन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन यही था कि बस कितने अरसे में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी? हाँ, जो सिंपल पे बैक पीरियड है ना, वो सिर्फ यही बताता है, वो सिर्फ यही बताता है। अच्छा, ये नहीं टेंशन लेने की यार, ये तो मेथड बस यही बताता है, बाकी चीजें तो देखता ही नहीं है। बाकी क्या कहते हैं, चीजें तो देखता ही नहीं है, तो क्या कहते हैं, बस यही बताता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने कौन सा कहा कि इसको ही यूज करना है। अभी मैं इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। हमने समझना है उस चीज को, सिर्फ सिंपल पे बैक पीरियड को। ठीक है ना? अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ है, एक मिनट रुको। मुझे बताओ इसका पे बैक पीरियड कितना होगा, निकालो और बताओ कितना होगा, जल्दी करो, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, तो आप लोगों ने कहा 4 ईयर्स, मैं भी एक मरतबा कर लेता हूँ। 1 लाख में से बाकी कितना रह गया इन्वेस्ट होने वाला? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में से कितना रह गया? बाकी 1 लाख रह गया। इसमें से मजीद आपके पास कितना रह गया? एक मिनट रुको जरा, मैं तुम लोगों को, हाँ, इसमें से 30,000 आ गया, तो 70,000 रह गया। उसमें से 10,000 आ गया, तो 60,000 रह गया। एक मिनट, ये माइनस में आने से, ऊपर भी माइनस में लिखना है इसको, क्योंकि ये रह गई है अमाउंट, तो माइनस में लिखनी है। अच्छा, 60,000 में से भी 50,000 निकल गया, तो 10,000 रह गया। अब 10,000 माइनस 10,000 प्लस 10,000 यहाँ पे, मतलब कि क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, यानी कि 4 साल। ठीक है, लेकिन
ये मैंने सवाल आपको क्यों करवाया, व्हाट इफ यहाँ पे 20,000 होता। यहाँ तक तो आपके लिए रोला नहीं था, यहाँ तक, यहाँ तक ना, मतलब 60,000 में से 50,000 रिसीव हुआ तो बाकी कितना रह गया, 10,000 रह गया। बाकी कितना रह गया, 10,000 रह गया। लेकिन अब 10,000 में से 10,000 रिसीव होने थे, 10,000 अमाउंट टू बी रिकवर्ड थे, और आपको रिसीव हो गए 20,000। अब क्या करोगे? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ईयर 4 में रिसीव हुआ, ये तो ईयर 4 पूरे, ईयर 4 का मतलब है एंड ऑफ ईयर 4, वाई 4 का मतलब है एंड। क्या ये एंड पे जाके रिसीव हुआ? नहीं, एंड पे तब होता है जब पूरा का पूरा 10,000 यहाँ पे होता। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 20,000, आपको 10,000 रिसीव होना है, लेकिन यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है। अब क्या करोगे? अब इस केस में क्या करोगे? इस केस के लिए भाई का अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम है एसन फॉर्मूला। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, ये भाई ने खुद बनाया है। क्या याद करोगे? भाई का फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला, ठीक है, पक्के हो जाओगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आप लोगों ने जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट रह गई थी 10, अमाउंट टू बी रिकवर रह गई थी 10,000, और आगे उससे ज्यादा रिसीव हो गई, तो फिर क्या करोगे? कैसे निकालोगे पे बैक पीरियड? ये तो आपको पता है कि 3 साल पूरे हैं पे बैक पीरियड में। ये तो आपको पता है कि 3 साल तो फुल है, लेकिन 4 साल पूरे नहीं है, कुछ महीने ऊपर है। वो महीने किस तरह निकालोगे? वो महीने निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आपने क्या करना है कि जितने साल तो पूरे हैं वो तो वैसे ही लिख दो ना, 3 ईयर्स। ये तो पूरे के पूरे हैं, क्योंकि 3 साल तक तो बात गई है। लेकिन 4 साल के एंड तक बात नहीं गई, तो क्या करोगे? प्लस अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड ऊपर लिखोगे, जो लास्ट पे रह गई है ये वाली, अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। ठीक है, अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड ऊपर लिखोगे। अब लास्ट पे अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड कितनी रह गई थी? 10,000। तो आपने क्या करना है, 3 ईयर्स, तो वैसे पूरा का पूरा आएगा ना, 3 साल तो पूरे के पूरे हैं, ठीक है, प्लस अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड कितनी रह गई? 10,000। ये देखो, डिवाइड कर देना नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो जो अगले साल का होगा, 20,000। ये आ जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स। ये मैंने क्या किया कि बस इसमें ऐड कर दिया अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि कितने साल है। अब थ्री थ्री ईयर्स नहीं है, 3.5 ईयर्स है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कहता है कि यार मुझे ना इस तरह ना बताओ, 3.5 ईयर्स, 3.2 ईयर्स, कोई कहता है मुझे एग्जैक्टली मंथ्स बताओ, कितने महीने लगे हैं ऊपर, वो भी कोई मसला नहीं है। आपने अगर कोई बोले आपने महीने निकालने के, महीने कितने लगे, तो आप इसके आगे क्या करो, 3 ईयर्स तक पहुंच गए, ठीक है, प्लस आपने 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 किया हुआ है ना, इस 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, ठीक है, तो 3 ईयर्स अलहदा से हो जाएंगे, और ये आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12 आ जाएगा 6 मंथ्स। कैलकुलेट करके देख लो। मल्टीप्लाई 12 करोगे तो मंथ्स में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 12 नहीं करोगे तो फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। वैसे 3.5 ईयर्स यही है ना, 3.5 साल। 3.5 साल का मतलब यही है ना कि 3 साल पूरे और अगले साल का आधा साल। आधे साल में कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 3 ईयर्स में क्या ऐड किया, अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड, ओहो सॉरी, अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड नहीं, अमाउंट टू बी रिकवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड नहीं है, अमाउंट टू बी रिकवर्ड ये वाली अमाउंट है, अमाउंट टू बी रिकवर्ड या रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट टू बी री इन्वेस्टेड पता नहीं क्यों जेन में आ रहा है आजकल ना, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में मैं खुद फंसा हुआ हूँ, रियलिटी में फंसा हुआ हूँ। जेन में वही री इन्वेस्टमेंट आई जा रही है। अच्छा, अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो करोगे तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मंथ्स में निकालना तो उसी जो डिवीजन किया आपने उसको साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 को, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने किया भी होगा, ये देखो, अमाउंट टू बी रिकवर डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, और यहाँ पे भी मैंने ये सिखाया हुआ है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई 12 कर दोगे अगर तो मंथ्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है आपके सामने, मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर पॉइंट्स में भी आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा, और मंथ्स के हिसाब से भी आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। ये आपके अभी अभी करके बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी करो। पॉइंट्स में भी और मंथ्स में भी आंसर निकालो। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यस लिखो।
इसकी फोटो ले लो एक मरतबा, इसकी फोटो ले लो, इस वाले पार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका आपका टारगेट है कि 4 साल में रिकवर हो और रिकवर 5 साल में हो रही है इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बेसिकली इसको, ये जरूरी है, इसको लिख लो कहीं पे अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। और टारगेट पेबैक पीरियड आपका है कि 4 साल में रिकवर और वो 5 साल में आपको करके दे रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। और अगर आपका टारगेट है 4 साल वाले इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करें और 3.5 साल, 3.5 साल में आपको पैसे रिकवर करके दे रहा है वो प्रोजेक्ट, या आपका टारगेट 4 साल है लेकिन वो 3.5 साल में करके दे रहा है, एक्सेप्ट कर लोगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब यार बेसिक जो बात है ना वो ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हमारा सिर्फ इस टॉपिक के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रह गए सिंपल पे बैक पीरियड के अंदर। सबसे पहला एडवांटेज क्या, इजी टू कैलकुलेट एंड क्विक टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि आपको इसके लिए बहुत कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको नॉर्मली भी समझ सकते हो, बता सकते हो अच्छा पे पीरियड का ये हिसाब किताब है, आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए कोई बड़ी कोई एडमिन मैनेजमेंट नहीं बैठनी चाहिए, एक आधा बंदा भी इसको कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने एडवांटेजेस में क्या लिखा है, यूज्ड एज स्क्रीनिंग टूल। ये मतलब समझो, यूज्ड एज स्क्रीनिंग टूल। असल में स्क्रीनिंग टूल का मतलब क्या होता है, आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। आप 5 प्रोजेक्ट में से चाहते हो कि इसको मैं फिल्टर करूं, इसको मैं फिल्टर करता हूं कि मैं देखता हूं कि इसमें से मुझे कौन कौन से, स्क्रीन का मतलब होता है फिल्टर करना, मैं फिल्टर करूंगा, मैं बताऊं कि इसमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट मुझे देखने चाहिए, मजीद गौर करना चाहिए। आप कभी भी हाली सिंपल पे बैक पीरियड लगा के प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं कर देते, आप उसको पहले लगाते हो, जितने भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बाद जितने वो फिल्टर होके रह जाते हैं फिर उस पर आप गौर व फिक्र करते हो। अगर आप सब पे गौर व फिक्र करने लग जाओगे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाँ, आप वो फौज में, आप क्या हो फौज में, और आपको आपकी ना आपको गवर्नमेंट कहती है, फौज कहती है कि आपने ना सिलेक्शंस करनी है बच्चों की, आपने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है बच्चों की। अच्छा, अब बच्चों की सिलेक्शन अगर आप फौज में जिन जिन ने अप्लाई किया, अगर अप्लाई तो लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं, ठीक है, सब आ गए और आपने सबको कहा चलो भाई चढ़ जाओ भाई दरख्तों पे और ये करो और वो, ऐसे तो नहीं करते ना आप। सबसे पहले आप हाइट देखते हो सबकी, हाइट की बेस पे सिलेक्ट करते हो, जिनकी हाइट डाउन है उनको वो साइड पे हो जाते हैं और हाइट जिनकी, फिर आप देखते हो बॉडी लैंग्वेज देखते हो बंदे का, जरा कैसा बंदा है वो देखते हो, ठीक है। फिर उसकी बेस पे सिलेक्शन होती है। फिर उसके बाद आप लोग देखते हो कि यार इसकी फिजिकल एक्टिविटीज देखते हो, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर होने के बाद आप फाइनल फिर उसे कहते हो चल बेटा दरख्त पे चढ़ अब तू सिलेक्ट होगा जब तू दरख्त पे चढ़ेगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग कभी भी डायरेक्टली नहीं कहोगे दरख्त पे चढ़ो, नहीं तो इस करोड़ बच्चों को अगर तुम लोग देखने लग गए, गौरव फिक्र सब पे करने लग गए, मर जाओगे। तो इस वजह से पहले फिल्टर करते हो। तो ये जो है ना, ये पे बैक पीरियड, ये बेसिकली फिल्ट्रेशन टूल है, स्क्रीनिंग टूल है। 5 प्रोजेक्ट्स अगर सब पांचों के पांचों को खोल के बैठ जाओगे ना, मर जाओगे। इतना पैसा लगा दोगे, मैनेजमेंट का टाइम इतना लगाओगे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से सबसे पहले तुम लोग ना फिल्टर लगा देते हो। कौन सा फिल्टर, पे बैक का। और फॉर एग्जाम्पल इसमें से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे पे बैक पीरियड के मुताबिक हैं, जिनको तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी फाइनल नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हो, और 2 है जिसको रिजेक्ट कर दोगे। अब इन 3 के ऊपर गौर व फिक्र करोगे। उर्दू लिखना, काफी अर्से से उर्दू नहीं लिखी, तो इन 3 के ऊपर क्या करोगे, तुम गौर व फिक्र करोगे। बाकी 2 पे नहीं करोगे, क्योंकि यार वो एक चीज है जो तुम्हारे तुम पे बैक ही तुम्हें लेट दे रही है, तुम्हें क्या जरूरत है उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की। तो ये क्या मतलब है कि मैंने पहले फिल्टर कर लिया, एक फिल्ट्रेशन टूल के तौर पे इसको इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है, ये फायदा है इसका। हेल्प्स इन लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यानी कि कैश की जब बिजनेस पे प्रॉब्लम्स आते हैं तब हेल्प करती है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर ना कैश के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये कौन सा प्रॉब्लम है कि मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, पर मतलब एक एग्जांपल लोगे, मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है और मैं कैश के प्रॉब्लम में हूँ, मैं चाहता हूँ पैसे ज्यादा हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उसमें से 50 लाख निकालता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन पे बैक पीरियड से मुझे कैश प्रॉब्लम्स में हेल्प कैसे होगी, इस तरह कि मैं पे बैक पीरियड से अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे कितने अरसे में ये पैसे वापस मिल जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा यार एक अपॉर्चुनिटी मुझे 2 साल में दे देगी, एक मुझे 3 साल में दे देगी, तो मैं कहूंगा 2 साल वाली में डालो, ये 2 साल में तो मेरा पैसा रिकवर होगा और मेरा वो कैश रिकवर हो गया, और बाकी उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने, एक्स्ट्रा आगे कैश फ्लोज आने लग गए और मैं फिर वो कमा लूंगा,
ठीक है, तो कैश प्रॉब्लम्स में स्क्रीनिंग टूल के तौर पे इजी टू कैलकुलेट, क्विक टू कैलकुलेट, ये सारे इसके फायदे हैं। इसका नुकसान क्या है? इट इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। देखो मैंने जब आपको सारे सवाल करवाए हैं, ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे 20,000 पे यहाँ पे कैश कंप्लीट हो गया था ना, इस 60,000 को हमने फोकस किया, टोटली इग्नोर कर दिया, यानी पे बैक पीरियड एक मरतबा आ गया, अच्छा इससे ऊपर आओ, यहाँ पे ये 15,000 आया, यहाँ खत्म, इससे आगे 20,000 और 30,000 को हमने नोटिस किया, बिल्कुल भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया, हमें क्या जरूरत है, हमने तो पे बैक पीरियड निकाल लिया। तो ये इसका नुकसान है कि आप इसके अंदर ना कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड को इग्नोर कर देते हो, देखते ही नहीं। ये इसका नुकसान हुआ ना कि मतलब आपने आगे देखना ही नहीं कि आगे बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सिर्फ लिमिटेड है तब तक जब तक आपका कैश रिकवर नहीं हो जाता बस। और दूसरा, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी आप लोगों को नहीं पता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब बताऊंगा वहां पर समझ आ जाएगी कि ये इग्नोर करता है, ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये अभी अभी ये वाला पेंडिंग है, देखो ये वाला पॉइंट ये पेंडिंग देखो, बाकी आप लोगों को क्लियर है सब, तो एक मरतबा यस लिख दो, बाकी अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, शहजाद दो। अच्छा, हमारा ना हमारे इन मेथड में ना, ये वाले जो मेथड है ना सिंपल, ये ट्रेडिशनल मेथड, इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा क्यों नहीं आता, पढ़ाना नहीं है मैंने, सिर्फ सुनो क्यों नहीं आता, सिर्फ ये सुन लो, फिर आज का लेक्चर एंड है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले मेथड्स करेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का एक मसला ये था कि ये ना, इसका फॉर्मूला होता था प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली ARR का ये फॉर्मूला होता है, ARR का यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप देखो ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अपना खुद का रूल है कि भाई आपने प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करना, बट ARR इज सेइंग दैट you should calculate the you should evaluate on the basis of profit over average investment। यहाँ पे वो फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट आता है, तो फिर स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि भाई प्रॉफिट आता है, हमारे बस की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमेशा सिर्फ वही चीजें आएंगी जो कैश फ्लो की बेस पे इवेल्युएट होती हैं, इस वजह से प्रॉफिट नहीं आएगा, इस वजह से ARR को खत्म कर दिया गया। फॉर्मूलास का वैसे ये है, प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ाना क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बस समझ लोगे क्यों नहीं आता। प्रॉफिट इसके अंदर शामिल होता है, इसमें कैश फ्लो की बेस पे नहीं देखा जाता, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने ना मॉडर्न मेथड मॉडर्न मेथड्स की तरफ जाना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई बात पूछनी, पूछ लो, लेक्चर यहाँ पे एंड है वैसे।